मैं नागेंद्र कुमार यादव क्लास 10th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और इनसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, जिससे मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। एग्जाम्पल दे करके भी बताया गया आप लोगों को। तो यहाँ तक आपका ये हो गया था और उसमें मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे और ये बता दिया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई थी केमिकल रिएक्शंस की। अब आगे है केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यह एक ऐसी विधि है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसकी प्रक्रिया को, केमिकल रिएक्शंस की प्रक्रिया को हम लोग फार्मूला के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो सॉर्ट हो जाता है। तो फार्मूला के रूप में किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। देखिए, इसका डेफिनेशन हम पहले आप लोग बताने जा रहे हैं, इसके बाद इस पर चर्चा होगी। देखिए, द मेथड ऑफ representing a chemical reaction of with the help of symbols and formulae of the substance it is involved in reaction chemical reaction is called chemical equation. Chemical equation। देखिए, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance it is involved in chemical reaction is called chemical equation। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले, उसके फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उस सब्सटेंस को जो कि केमिकल इक्वेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी मेथड जिसके द्वारा हम लोग केमिकल फार्मूला को और या उसके सिंबल्स को जो है केमिकल रिएक्शन में
यूज करते हैं, उनका हेल्प लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस मेथड को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी जैसे कोई बड़ी बात हो कि इन चीज़ों को इसमें मिलाने से ये चीज़ें बनती हैं, तो अब ये कहने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको केमिकल फार्मूला और उसके सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं, जिससे हमारा एक केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाता है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें हम आप लोगों को अब एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर है कि जिंक मेटल, ये आपका एग्जांपल है, जिंक मेटल react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, जिसमें यह है कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये आपका वर्ड में लिखा गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सिंबल्स में, फार्मूला में इसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये हमको पता है कि यहाँ पर आपका हो गया है जिंक मेटल। अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो आपका हो गया ये जिंक प्लस रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, यानी अब इधर हम लिखेंगे आपके राइट हैंड साइड की तरफ, टू फॉर्म जिंक सल्फेट, यानी ये हो गया आपका जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन। ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए ये वर्ड इक्वेशन से है आपके, इसमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर मैंने इसको रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर आपका बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो जो होता है वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होता है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ प्रोडक्ट को लिखते हैं। अब इसको हमें सिंबल और फार्मूले में जो है रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सिंबल ऑफ जिंक, तो ये आपका हो जाएगा, जिंक का सिंबल होता है Zn। फिर फार्मूले ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका होता है H2SO4। आगे देखिए फार्मूले ऑफ जिंक सल्फेट, ये आपका हो जाएगा ZnSO4। फिर आगे है आपका फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका H, जो कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, क्योंकि ये मेटल नहीं है, तो यहाँ पर इसको हमने H2 से रिप्रेजेंट किया। अब इसी आधार पर हम इसको सिंबल और फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी जो ये आपका वर्ड इक्वेशंस है, तो ये आपका फार्मूला में हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका होगा, यानी जिंक है तो जिंक का सिंबल है Zn, तो ये हो जाएगा आपका Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो फार्मूले आप सल्फ्यूरिक एसिड ये इज H2SO4, ये हो गया H2SO4। फिर अब एरो लगा करके, क्योंकि मैंने भी बताया कि एरो उधर लगेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो उधर आपका है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फार्मूला दिया हुआ है ZnSO4 प्लस आगे है हाइड्रोजन का फार्मूला, यहाँ पर है H2 जो कि गैस के रूप में निकल रही है। तो देखिए ये आपका हो गया Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, अभी आगे प्रेजेंट करेंगे, कर भी सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया एक केमिकल इक्वेशन। तो इसी प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। तो इसी प्रकार से और कई केमिकल इक्वेशंस होते हैं, जैसे आपका आयरन है, तो आयरन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है या कॉपर सल्फेट्स करता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जिंक मेटल reacts with copper sulfate solution to form zinc sulfate and copper। देखिए ये एक वर्ड में हमने इसको लिखा हुआ है कि जिंक मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। देखिए ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जिंक मेटल है, तो हमको पता है कि सिंबल ऑफ जिंक मेटल ये हो जाएगा आपका Zn, अभी आप लोगों को बताया गया था। आगे है फार्मूले ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपका हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ या फार्मूले ऑफ जिंक सल्फेट, ये आपका हो जाएगा ZnSO4। आगे आपका कॉपर है, तो सिंबल ऑफ कॉपर ये हो जाएगा आपका Cu। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो जिंक मेटल का सिंबल हो गया Zn, कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो गया CuSO4, जिंक सल्फेट का हो गया ZnSO4, और यहाँ पर कॉपर मेटल का फिर फार्मूला हो गया Cu। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। और पिछले क्लास में क्लास 9th में आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल को किया भी है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जब ब्लू कलर के इस सॉल्यूशन में जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक डाल देते हैं तो उसके कलर को चेंज कर देता है। तो अब देखिए अब इसको हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इधर इसको लिख सकते हैं हम कि Zn प्लस CuSO4, इधर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, उधर लिखा हुआ है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 प्लस कॉपर लिखा है
तो ये हो गया आपका कॉपर। ये आपका केमिकल इक्वेशंस हो गए जो कि फार्मूला में है और उधर आपका वर्ड में है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई? देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल हो, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस माना जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ आइटम से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, जिसके द्वारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने देखा, इसमें जो है आगे जिंक सल्फेट हमने लिया था। अब जैसे है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अब इसमें देखेंगे जैसे आयरन मेटल react with sulfuric acid to form ferrous sulfate या आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं। आयरन सल्फेट एंड आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए आयरन मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर देखिए पहले इसको हम चेंज करेंगे वर्ड इक्वेशन में। जब इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एरो लगाएंगे, लिखेंगे आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और जब इसको हम चेंज करेंगे सिंबल्स में इसके, तो ये आपका हो जाएगा Fe प्लस H2SO4, इधर हो जाएगा आपका FeSO4 और H2। Fe प्लस H2SO4 और इधर हो गया आपका FeSO4 प्लस H2। तो अब देखिए आप लोग ये चीज़ें आपकी इक्वल हो गई हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा? तो हम जानते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस्ड है? तो देखिए ये आपका है इन रिएक्टेंट और इधर है आपका इन प्रोडक्ट। इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ ferrous atom in a reactant is 1 and number of hydrogen atom in reactant is 2. Number of sulfur atom in reactants is 1 and number of oxygen atom in reactant is 4. ये बात हो गई। तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ Fe
एटम, नंबर ऑफ, ये आपका है हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। प्रोडक्ट में देखिए नंबर ऑफ Fe एटम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। नंबर ऑफ H एटम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। नंबर ऑफ S एटम यहाँ पर 1 है तो इधर भी देखेंगे 1 ही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि दिस इक्वेशंस या दिस केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा जहाँ भी हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। जैसे एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया था क्लास 9th में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, आयरन नेल लिया था, और आयरन नेल जो कि लोहे की कील होती है उसको लेकर के टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का था। और जैसे ही हमने उसमें डाला उसको, तो डालने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हुआ, और इसके द्वारा आयरन के द्वारा आयरन आकर के सल्फेट के साथ जुड़ करके फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है, जिससे जो आपका टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और आयरन नेल के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर के लेयर आकर के जम जाते हैं जो कि कॉपर के होते हैं। तो देखिए ये जो आपका रिएक्शन होगा ये होगा आपका FeSO4 प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस CuSO4, और इधर हो जाएगा आपका Fe प्लस CuSO4, इधर होगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेस हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। तो ये आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है, और कॉपर जो है वो अलग होकर के आयरन नेल के ऊपर जम जाता है ब्राउन कलर का। तो अब यहाँ पर आपका जो ये रिएक्टेंट है यानी इन रिएक्टेंट, इधर हो गया इन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ Fe एटम, नंबर ऑफ Cu एटम, नंबर ऑफ S एटम, नंबर ऑफ O एटम। तो Fe यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट में भी जो है 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, यस 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसकी संख्या 4 है, यहाँ पर भी इसकी संख्या 4 है। यानी ये केमिकल इक्वेशंस भी जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशंस होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के इक्वल नहीं होते हैं। इनके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में जो है ये कम भी हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम आप लोग बता रहे हैं। जैसे ये आपका है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए हाइड्रोजन react with oxygen to form
वाटर। देखिए ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और वाटर का निर्माण करता है। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमको पता है कि इसका जो फार्मूला होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पर वो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो O2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा H2 प्लस O2, इधर हम लिखेंगे H2O। देखिए क्योंकि अगर H2O2 लिख देंगे तब ये वाटर न बन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, जो कि गलत होता है क्योंकि उसकी तब क्वालिटी ही चेंज हो जाएगी। तो H2 प्लस O2 और इधर लिख दिए हम H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन रिएक्टेंट्स और इधर हो गया इन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन वहाँ यहाँ पर 1 है, यानी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशंस है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जबकि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं, आपका हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये तो एक नियम हो गया इसको लिखने का। लेकिन अब इसकी जब संख्या को हम बढ़ाते हैं तब वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे तब ये बैलेंस्ड होगा, यानी 2H2 प्लस O2, इधर हो जाएगा आपका 2H2O। देखिए अब ये बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ 4 और राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ 2 इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज आल्सो 2। अब यहाँ पर देखिए ये बैलेंस है, यानी लिखने का तरीका आपका ये होगा, या इसको अगर हम इस प्रकार से लिख दें H2 प्लस O। अब ये सही है, लेकिन ये कोई मेथड है नहीं, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है और उसके लिए हम उचित संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करते समय इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी जो केमिकल्स है उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी भले चेंज हो जाए। क्वांटिटी मतलब उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए, जैसे सपोज दैट आपका H2O है, H2O है जिसको हम वाटर कहते हैं। तो अगर हमको ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है, तो ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम इसके इस तरफ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2H2O हो गया। जब इतना था तब भी H2O था, अब भी ये H2O ही है। 3 कर देंगे तब भी H2O ही रहेगा, यानी इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन है, केवल क्वांटिटी जो है वो बदल रही है। और हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इस साइड पे करेंगे, न कि किसी के नीचे या पीछे, ऐसे नहीं होता है। हमेशा जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, अभी मैं आप लोग आगे बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किए जाते हैं, तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो सामने की तरफ जो है उचित संख्याओं से गुणा करते हैं। अगर हम यहाँ पर न करके यहाँ पे कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा दिया, तो अब ये H2O नहीं रह गया, अब ये हो गया H2O2, जिसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, यानी ये वाटर से हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। इसका मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो गई। लेकिन इस जगह पे न रख करके अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा H2O ही रहेगा। तो इसी प्रकार से हमको करना है। तो आज मैंने आप लोगों को बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बताया और केमिकल इक्वेशंस के बारे में उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को
बताएंगे कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, उसके क्या मेथड्स हैं। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब तक जितना आप लोग पढ़ाया गया इसको आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप लोग हमसे शेयर करिए। थैंक यू।